चलिए बच्चों, क्लास नंबर 137 आज का जो प्रीफिक्स है हमारा वो क्वाड है और एक्सरसाइज 136। ये 137 क्लास के बाद जो 138 आएगी उसमें अल्फ़ाबेट चेंज हो जाएगा, एम एन अब ओ आएगा इसके बाद में। और आज भी जो अल्फ़ाबेट हैं वो पुरानी जो रह गई थी ए बी सी डी में कुछ शब्द वो दिए हैं मैंने, एन वाले का एक या दो ही शब्द है क्लास में नई वाली में। तो बच्चों कल हमारी बात हुई थी आपसे, तो हमने बताया था नेग्लेक्टफुल होता है लापरवाह हो जाना, नज़रअंदाजगी करने लगना अपने दोस्तों, बच्चों, बीवी या रिश्तेदारों के प्रति। नेग्लिजिबल नगण्य, बहुत थोड़ा सा जिससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नेग्लिजेंट लापरवाह, अपने काम या ड्यूटी या जो प्रोफेशन है उसमें लापरवाह होना। और नेग्लिजेंस नाउन है लापरवाही, ये कल बता चुका हूँ इसलिए दोबारा नहीं लिख रहा मैं अब। तो बच्चों जब अमाउंट की बात चल रही है तो आंसर तो यही आएगा ना, ए नेग्लिजेंट अमाउंट ऑफ डैमेज वाज डन टू द व्हीकल। तो ये बता रहे हैं कि बहुत कम नुकसान जो हुआ था वाहन को वो दे दिया गया है, आंसर तीसरा है। फिर आते हैं हम दूसरे वाले पे, हैव आई बीन ब्लैंक, ये ऑफ भी इशारा करती है आपको। और आगे बता रहे हैं हैव आई बीन ब्लैंक ऑफ माई फ्रेंड टेकिंग हिम फॉर ग्रांटेड। टेक समवन फॉर ग्रांटेड का मतलब होता है बहुत ज़्यादा गंभीर न लेना, उस व्यक्ति को हल्के में लेना। तो यहाँ ये तो मीनिंग बनेगा ना, क्या मैं अपने दोस्त के प्रति नज़रअंदाजगी दिखा रहा हूँ, उसे हल्के में भी ले रहा हूँ, आंसर पहला है। फिर आते हैं तीसरे पे, द मैनेजर वाज सेवरली सेंसर्ड फॉर, मैनेजर को बहुत ज़्यादा बुरा भला कहा गया था, मैनेजर की आलोचना करी गई थी। फॉर, अब मीनिंग बनाओ और प्रीपोजिशन के बाद नोट कर लो नाउन आता है, आंसर लगा देंगे चौथा। लापरवाही के लिए, ये तो मीनिंग बनेगा ना, तो फॉर प्रीपोजिशन नाउन आएगा और मीनिंग भी इसी का है नाउन का। तो मैनेजर को बहुत ज़्यादा बुरा भला या मैनेजर की बहुत ज़्यादा आलोचना की गई थी उसकी लापरवाही के लिए। फिर यहाँ आते हैं, द जज सेड दैट, जज ने कहा कि द पेरेंट्स हैड बीन इन, ये भी इशारा कर रही है आपको, अलाउइंग द चिल्ड्रन टू स्विम इन डेंजरस वाटर, यानी कि माता पिता ने अपने बच्चों को खतरनाक पानी में तैराकी करने की इजाज़त दे दी। तो जज ने कहा कि ये इस काम में लापरवाह है। देखो बी है ना, तो इसके बाद में एडजेक्टिव आएगा। कौन है लापरवाह? माता पिता, अपनी ड्यूटी में, उनकी ड्यूटी थी बच्चों का ख्याल रखना, आंसर तीसरा है। अगर आपके दिमाग में यहाँ नेग्लेक्टफुल आया हो तो बच्चों इन नहीं, नेग्लेक्टफुल को ऑफ चाहिए होता, ठीक, और नेग्लिजेंट को इन चाहिए होता। ये आज का नया सवाल है हमारा, वी नीड गुड फूड टू ब्लैंक आवर बॉडीज। तो मॉलिफाई का मतलब तो बच्चों शांत करना होता, यानी कि काम डाउन। तो यहाँ शरीर को शांत करने की तो कोई ऐसी बात है नहीं। नरिश का मतलब होता है पोषण या पौष्टिक भोजन देना, पौष्टिक बनाना, शरीर को तंदुरुस्त बनाना। इवेड का मतलब होता है बचना, टाल मटोल करना, सवाल जवाबों से बचना, इवेसिव इसी से तो बनता। इरोड का मतलब हो गया सड़ना गलना। तो आप ये ना भूलें कि हमें अच्छे भोजन की ज़रूरत है अपनी बॉडी को नरिश करने के लिए, बढ़िया बनाने के लिए। रिलैक्स्ड, अच्छा अगर आपसे मैं कहूँ नॉन चैलेंट क्या होता तो लापरवाह होता, लेकिन इसका मीनिंग थोड़े से पॉजिटिव सेंस में ये भी होता है कि वो कुछ नहीं करता, आराम से बैठा रहता, काम रहता है, रिलैक्स्ड रहता है, केयर फ्री रहता है। तो केयरलेस तो है लेकिन रिलैक्स्ड भी इसका सिनोनिम होता, भले ही आपको अजीब लगे लेकिन इसका सिनोनिम पहला ही होगा। मैं बात करूंगा एरुडाइट की, तो बच्चों ये होता विद्वान, स्कॉलर। और अगर मैं बात करूंगा नॉक्शस की तो ये होता टॉक्सिक, जहरीला। और नोमैडिक की बात करेंगे तो वांडरिंग भी है और रोमिंग भी है, रोम। आंसर नोट कर लेना, 6 का पहला ही है। 7 की बात करेंगे तो द स्पीकर वाज कंप्लीटली बाय द क्वेश्चन, तो इसमें तो यही बनेगा ना। निफेरियस तो बुरा, अनप्लीजेंट हितकारी ना हो, जो नुकसानदायक हो वो होता। नाइव होता है बोला वाला। जोकंड होता है बच्चों खुश मिजाज, खुश हाल, प्रसन्न। तो ये तो मीनिंग बनेगा ना कि जो वक्ता था, जो बोलने वाला था, वो पूरी तरह से भ्रमित हो गया सवाल के बाद, आंसर चौथा है। एक्रोबेटिक, बच्चों एक्रोबेट वो होता है जो कलाबाजी करता हो, रस्सी पे चलता हो, खूब सर्कस में कूदता फानता हो, तो लचीला शरीर होगा ना उसका। तो एक्रोबेटिक का जो सिनोनिम है वो दूसरा है।
स्लगिश जो है वो इसका एंटोनिम है, क्योंकि स्लगिश क्या होता है बच्चों? आलसी, लेथार्जिक, लेथार्जिक। नोमैडिक फिर वही आ गया, वांडरिंग या रोमिंग। हेल्सियन की बात करेंगे तो ये होता है बच्चों पीसफुल और हैप्पी। 8वें का आंसर दूसरा है। मैं नो की बात करूंगा तो ये लिखा हुआ इल, यानी कि बीमार। और मैंने बताया था कि ऐसा लगना जैसे वोमिटिंग होने वाली है, तो आंसर तीसरा है। काम की बात करेंगे तो काम इसका एंटोनिम, ये शांत होता है ना। नियोफाइट की बात करेंगे तो ये टायरो, नौसिखिया। और नार्सिसिस्ट की बात करेंगे तो ये होता सेल्फ एडमायरर। वो नार्सिसिज्म था, वो सेल्फ एडमिरेशन थी, ये सेल्फ एडमायरर व्यक्ति हो गया ना ये, तो ये खुद की तारीफ करने वाला, सेल्फ लवर। आंसर लगा देंगे नो का तीसरा। बात करेंगे 10 की तो नो डील, ये पुराने शब्द आ गए। नो डील हैज़ बीन एग्रीड, कोई भी डील नहीं हुई है। एंड द कंपनीज आर स्टिल ब्लैंक ओवर द वैल्यूएशन। जब बच्चों डील हो रही होती है तो उस जगह पर क्या होता है? मोल भाव, सौदेबाजी। तो सौदेबाजी चल रही है डील को लेकर के। हडल का मतलब क्या होता है बच्चों? सट कर बैठना। यहाँ पे तो कोई मीनिंग है नहीं इसका, सट कर बैठना। जगलिंग की अगर बात करेंगे तो जगलिंग मैंने एक बार पहले ही बताया था, जब कभी सर्कस में या फिल्मों में आप देखोगे एक जोकर या व्यक्ति अपने दोनों हाथों में 3-4 चीज़ें उछालता है ऐसे करके, वो पकड़ता रहता है, वो बॉल खास तौर से, तो ये काम जगलिंग होता है। यानी कि कह सकते हैं कि आप ट्रिक चलना, चाल चलना। और जंबल की बात करेंगे बच्चों तो ये जंबल का मतलब होता है बिखरा हुआ होना, इधर उधर अव्यवस्थित कर देना। 10 का आंसर दूसरा है। 11 की बात करेंगे तो मैनी ऑफ अस ब्लैंक द लॉ। और ये भी देख लो, बाई नॉट वियरिंग हेलमेट्स, तो हेलमेट ना पहन करके हम नियमों का क्या करते हैं? मजाक बनाते हैं, फ्लाउट। इसका मतलब होता है डिफाई, हिंदी लिख देना उल्लंघन करना, मजाक उड़ाना नियमों की, उल्लंघन करना, मजाक उड़ाना। ठीक है, नोट कर लेंगे इसे। फ्लॉन्ट की बात करेंगे तो ये शो ऑफ होता है, दिखावा करना, पुराने शब्द हैं आपको याद होंगे। फोमेंट की बात करेंगे तो ये उकसाना होता है, इंस्टिगेट। और फैसाइल की बात करेंगे तो ये होता है ईज, आसान बनाना, मेक इजी। देखो बच्चों, मैं बता रहा हूँ कि जो आजकल कंपटीशन के जो एग्ज़ाम पेपर्स तैयार हो रहा है ना, उनमें वोकेबलरी का, जानकारी वाली वोकेबलरी का बहुत ज़्यादा महत्व हो गया। रटना नहीं, समझना चीज़ों को, ये कहाँ आएगा, ये कहाँ आएगा। आजकल ऐसे ही बच्चे जॉब ले रहे हैं। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि अपनी इस वीडियोज़ में या जो बुक हम लॉन्च करेंगे, एक भी ऐसा एक्स्ट्रा शब्द बेवजह का जिसकी ज़रूरत ना हो, एक्स्ट्रानियस जिसे बोलते हैं, नहीं देना चाहते। हम दे रहे हैं बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड। तो सब वही चल रहा है, जितना भी उसी पे काम कर रहा हूँ मैं। पढ़ते रहो आप इसे, बाकी जब पेपर देगा होगे मुझसे मिलना। अगर सही से क्लास पढ़ी होंगी, वोकेबलरी की टेंशन ही खत्म हो जाएगी। क्लोज टेस्ट में फ़ायदा मिलेगा आपको उससे काफ़ी। वन सीक्रेट ही लर्नड वेरी अर्ली, एक रहस्य जो उसने बहुत जल्दी सीख लिया था, वाज, वो ये था, क्या था वो? नॉट टू फ्लॉन्ट हिज सक्सेस, अपनी सफलता का दिखावा मत करो, अपनी दौलत का दिखावा मत करो, अपनी सफलता को ज़्यादा ढोल नगाड़ों के साथ में मत सुनाओ। ये अच्छे और जेंटलमैन लोगों की पहचान नहीं होती है। वैसे आप एंजॉय कर सकते हैं लेकिन ज़्यादा नहीं। 12 का आंसर पहला हो जाएगा। बच्चों, ये नेग्लिजेंट हमारी इस क्लास में हो भी चुका है और ये CGL 13/4/2022 में आया हुआ सवाल है। लापरवाह होता आप जानते हैं, तो इसके लिए एंटोनिम बनेगा केयरफुल। फेथफुल होता है बच्चों वफादार, लॉयल। स्ट्रेंज होता अजीब सा, पेक्यूलियर। और इंडिफरेंट होता है स्टोइक, उदासीन होता है ये, स्टोइक, उदासीन। सिनोनिम था सब इसके बराबर में। सेंटर होता है बच्चों केंद्र। अब मैं आपको समझा दूं जरा 2-3 चीजें। देखो, एक मिडिल होता है और एक सेंटर होता है। अगर कोई चीज ऐसे है तो इसके बीच में जो ये है, ये मिडिल है। तो जो लंबाई चौड़ाई में चीजें होंगी, उनका जो बीच वाला हिस्सा होगा वो मिडिल होता है। नोट कर लेना इस बात को। और जो गोल होती है उसके बीच में जो चीज़ होती है वो सेंटर होती है। ठीक। और ये जो साइड में है, इतनी परिधि बोलते हैं जिसे, ये जो है हमारा, इसका एंटोनिम बनेगा। तो सेंटर केंद्र और पेरीफेरी परिधि, परिधि बन जाएगा। ठीक। क्लियर, स्पष्ट होता। मेन स्ट्रीम का मतलब होता है विचार, सत्य, जो मूलभूत विचार हैं उसे बोलते हैं। डेफिनेट, निश्चित होता। अब इसके ऊपर सवाल सुनना। अगर कहीं ऐसी बात चल रही हो कि सड़क पे कुछ बीचों बीच में मिला, क्या लगाओगे? सड़क।
मिडिल लगाना, ठीक है, नोट कर लीजिए आप। फिर मैं गया 15 पे, तो बच्चों डेवियस होता है कपटी, कपटपूर्ण, तो इसका सिनोनिम डिसऑनेस्ट, सिनोनिम क्रुग्ड, सिनोनिम क्राफ्टी, एंटोनिम सिंसियर, ईमानदार। क्लास नंबर 137 में बता चुका हूँ, एन वाली अल्फाबेट जो है वो लगभग खत्म हो गई, इसमें मिली जुली ज्यादा आएगी। पहला शब्द तो खैर एन का ही है। तो निफेरियस जो होता है बच्चों, ये होता है, कह सकते हैं आप, अरुचिकर या नुकसानदायक, या कह सकते हैं आप इसे द्वेषी, जिसके दिल में द्वेष हो, है, हीन भावना रखे हुए। अच्छा, इसका एंटोनिम पूछा है इन्होंने। सिनोनिम पूछते तो हैनस, सिनोनिम पूछते तो डिटेस्टेबल, एंटोनिम पूछा तो कमेंडेबल। याद है आपको, प्रशंसनीय, प्रशंसा के लायक। और एक्सेसिव की बात करेंगे तो बच्चों ये तो अधिक हो जाएगा, बहुत ज़्यादा। तो इसके लिए अगर आपको सिनोनिम चाहिए तो कई सारे होते हैं, फिलहाल आप बना सकते हैं सरफिट, ये भी वही होता है ना, बहुत ज़्यादा खाना पीना कर लेना। आंसर पहले का तीसरा है। अब देखो ये पुराने शब्द रह गए थे, कुछ बुला रहा हूँ। ए वाला एट्यून, इसका मतलब होता है बच्चों ढाल लेना, अनुकूल बना लेना। तो इस टाइम जो सिनोनिम है इसका वो कौन सा, एडेप्ट। अगर आप चाहें तो इसे ये भी कर सकते हैं, एक्लाइमेटाइज, ये भी यही होता, अनुकूल बना लेना अपने आप को। मेटल की बात करेंगे तो ये डबल टी वाला जो है ये करेज है, साहस। मेडल की बात करेंगे तो ये हस्तक्षेप करना होता है, इंटरफेयर। सिंगल डी होता तो पदक होता, सिंगल टी होता अगर स्पेलिंग में चेंज होती तो वो धातु होती। कमिजरेट तो याद होगी बच्चों आपको, ये होता है शो सिंपैथी, या सिंपैथाइज कर दो, सिंपैथाइज यानी कि सहानुभूति दिखाना। पुराना शब्द है, बहुत पुराना, सी वाला ही है। तो ये क्या होता है बच्चों, सिंपैथाइज। एक बात और, इसके साथ विद आती है, जरा ध्यान रखना इसका, ठीक है ना। तो किसी के बुरे समय में उसको सहानुभूति या प्रोत्साहन देना ही कमिजरेट कहलाता। तीसरे पे आते हैं लॉन्ग, एल वाले में निकल चुका है, लॉन्ग विंडेड, इसका मतलब होता है बच्चों विस्तृत, इतना बड़ा, इतना ज्यादा कि बोरिंग हो गया, वो पढ़ते पढ़ते थक गए, तो सिनोनिम बन जाएगा इसका बोरिंग। अगर एंटोनिम पूछेंगे तो ध्यान रखना कंसाइज बनेगा, क्योंकि ये संक्षिप्त होता, ब्रीफ, ब्रीफ, ठीक है। अच्छा, अलर्ट की बात करेंगे तो कॉशियस, उस शब्द का ध्यान रखो जो ऊपर लिखा हुआ है, इंपॉर्टेंट है तभी ला रहा हूं। एस्ट्यूट होता है बच्चों चालाक, क्लेवर। फिलहाल लॉन्ग विंडेड होता लंबी लिखी हुई कोई चीज, लंबा भाषण जैसे बोर हो जाए, बोरिंग होता है। फिर आते हैं बच्चों इंसीडियसली, तो इंसीडियस होता है छिपा हुआ, कपटी, नुकसान पहुंचाने वाला, आस्तीन का सांप जैसा, ऐसा कुछ। तो इंसीडियसली हो गया बच्चों छिपकर, चुपके से, गलत मीनिंग में है यह। चुपके से कोई ऐसा काम कर रहा है वो जो नुकसान पहुंचाएगा उन लोगों को जो उसके अपने हैं। इंसीडियसली का अगर सिनोनिम पूछा है तो चौथा, अच्छा सॉरी एंटोनिम, एक मिनट सॉरी, चुपके से है ना, तो ये इसका सिनोनिम हो गया। एक सिनोनिम और दूं आपको, सररेप्टिशियसली, एक और दूं सीक्रेटली। ये सब तीनों जो हैं इसके सिनोनिम हो गए हमारे। अब बात करें अगर एंटोनिम की तो ऑनेस्टली, ईमानदारी। एंटोनिम की बात करेंगे तो फ्रैंकली, ये होता है बिल्कुल स्पष्ट जो बात है, लेकिन ये चुपके चुपके गलत करता है कुछ। और इंटेंशनल का मतलब हो गया जानबूझकर, डिलिबरेटली, डिलिबरेटली। चलिए बच्चों, 5वें नंबर पर आता है एप्लॉम, इसका मतलब होता है आत्म संयमी, आत्मसंतुष्ट इसका मतलब होता है। तो बच्चों इसके लिए बन जाएंगे हम आत्म संतुष्ट। अगर मुझसे आप सिनोनिम पूछो इसका तो सेल्फ कॉन्फिडेंस भी है, पोइज भी यही होता है बच्चों, जिसे अपने आप पे पूरा भरोसा कि हाँ मैं कर लूंगा, आत्मसंतुष्ट है वो। इसका सिनोनिम ये भी है, नोट कर लेना इसे। एप्लॉम के सिनोनिम 3 है, सेल्फ कॉन्फिडेंट, पोइज, सेल्फ एश्योरेंस। एंटोनिम टर्मोइल है, जानते हो टर्मोइल क्या होती है, हलचल, एंजाइटी, प्रॉब्लम। और जो एप्लॉम है उसमें वो आराम से शांति की अवस्था में रहता है कि भाई ये तो मेरा हो जाएगा काम ऐसे करके, इसमें बेचैनी होती है उसे, तो एंटोनिम बन जाएगा। 6 की बात करेंगे तो डिसग्रंटल्ड का मतलब होता है बच्चों असंतुष्ट और नाराज, असंतुष्ट और नाराज। तो इस टाइम जो हमारा सिनोनिम है बच्चों वो कौन सा बनेगा, चौथा, डिसकंटेंटेड।
और अगर कंटेंटेड की बात करेंगे तो ये होता है संतुष्ट, जो कुछ उसके पास है उसमें खुश है वो। तो ये इसका एंटोनिम था ऊपर वाले का, ये इसका भी एंटोनिम था। इंसिपिड होता है बच्चों टेस्टलेस, बेस्वाद। 6 का आंसर चौथा बन जाएगा। 7 की बात करेंगे तो कॉन्ट्रैप्शन, ये एक प्रकार की बड़ी मुश्किल सी डिवाइस होती है। मुश्किल से का मतलब ये है कि इसका जो सिस्टम है, जो बनाया गया है, इसका फंक्शन प्रोग्रामिंग जो है बड़ी मुश्किल सी है। तो आप सिर्फ इतना ध्यान दो कि ये एक प्रकार का उपकरण है। चौथा आंसर है। वैली घाटी होती है, कार कार ही है, और केव गुफा होती है। आंसर जो है 7वें का वो चौथा बन जाएगा, उपकरण है एक प्रकार का ये। बच्चों इंक्लीमेंट शब्द का इस्तेमाल, सिनोनिम को तो छोड़ो आप, कहीं ना कहीं आपको क्लोज टेस्ट या किसी जगह करना पड़ सकता, क्योंकि इसका जो मतलब होता है ना, इसका मतलब होता है ठंडा या बरसात का, पूरी बात सुन लेना, बुरा मौसम, यानी कि ऐसा मौसम जो ऐसे समय पर आया है कि लोग परेशान हो गए। मान लो कि ठंड है बहुत ज़्यादा और उस समय पे बहुत तेज़ बारिश पड़ जाए तो लोगों को ठंड में और ज़्यादा परेशानी पड़ेगी। तो वो जो मौसम है उस टाइम का, जो वेदर चल रहा है, वो इंक्लीमेंट है। तो इंक्लीमेंट मौसम के लिए आएगा और यहाँ पे निगेटिव मीनिंग में है, परेशान कर रहा, मतलब ये है इसका। तो अगर सिनोनिम पूछते तो अनप्लीजेंट, सिनोनिम पूछते तो अनफेवरेबल। ध्यान रखना, फ्रीजिंग भी सिनोनिम है इसका, जमाने वाला, जो जमा देगा आपको। माइल्ड इसका एंटोनिम है, अच्छा बढ़िया। तो इंक्लीमेंट मतलब बहुत ज़्यादा ठंडा, बेकार, परेशान करने वाला मौसम, मौसम के लिए आएगा, नोट कर लेना, चौथा आंसर है इसका। फॉरबोर्डिंग का मतलब होता है खतरे का पूर्वानुमान, मतलब ऐसा लगने लगना कि ऐसा होने वाला है। कभी कभी आपको भी लगता होगा ऐसा कि यार मुझे माहौल है कुछ ऐसा, लड़ाई वड़ाई हो गई, कुछ भी, मुझे ऐसा लगा कुछ बड़ा होने वाला है, परेशानी बड़ी होने वाली है। या जो अनुभवी लोग होते हैं उन्हें कुछ गलत होने की आभास पहले ही हो जाता, तो वो जो आभास हो रहा है उन्हें फॉरबोर्डिंग है। सिनोनिम बनेगा इसका बच्चों एप्रीहेंशन, ये आशंका होती है, ऐसी आशंका है कि ऐसा कुछ हो सकता है, गलत होने की संभावना पहले पता चल जाती है। अच्छा, कामनेस इसका एंटोनिम बन जाएगा, क्योंकि ऊपर वाले में तो बेचैनी होगी ना, कोई गलत होने वाला, तो कामनेस होती है सुकून, शांति। इंडोलेंस की बात करेंगे तो इसमें जो है हमारा आलसी होती है, यानी कि आलस, तो लेजीनेस। और पेक्यूनरी की बात करेंगे तो ये होता है परटेनिंग टू मनी, ध्यान रखना, इससे ये होता है पैसों संबंधी। और अगर मैं बात करूं पेन्यूरी, ये अलग शब्द है बच्चों, पेन्यूरी ये गरीबी होती है, पॉवर्टी वो अलग है, ये अलग है, वो पैसों संबंधित है, ये गरीबी है, इसमें पैसा नहीं होता, वो पैसों संबंधित, उसमें पैसे होंगे। 9 का आंसर पहला है। 10 की बात करें एलिजियंस, तो ये होता है बच्चों वफादारी, साथ, एलिजियंस गठबंधन, अलाई होना किसी के, ये इसका मतलब होता है। तो बच्चों इसका जो सिनोनिम है हमारा वो लॉयल्टी है, सिनोनिम फेडेलिटी भी है, सिनोनिम इसका ओबीडियंस भी है, एंटोनिम ट्रेचरी है, धोखेबाजी। 10 का आंसर चौथा हो जाएगा। 11 पे आते हैं तो बच्चों ये ध्यान रखें आप, एक होता है जंप, दो ये शब्द याद कर लेना आप, एक होता है जंप एट, वर्ब है यहाँ पे ये दोनों। बच्चों अगर ऐसा लगे आपको कि मौका मिला है और उसे लपक लिया उसने, चाहे वो चांस हो या ऑफर हो, तो लगाया करो एट, तो जंप एट ऑफर या चांस, एक बात तो ये हो गई। दूसरा जंप टू का मतलब होता है फैसला ले लेना एकदम से, जल्दबाजी करना फैसला लेने में, निष्कर्ष पर पहुंच जाना, तो इसके लिए ज़्यादातर मिलेगा आपको कॉन्क्लूजन का जोड़ा, नोट कर लो है ना, बीच बीच में कुछ ग्रामर भी दे रहा हूँ मैं हल्की सी। तो डोंट जंप टू कॉन्क्लूजन्स, इतनी जल्दी फैसला मत लो, इतनी जल्दी निर्णय पर मत जाओ। क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा है जैसे कि चांस मिल गया उसे आर्मी ज्वाइन करने का, तो उसने क्या करा, इस पे आंसर दूसरा है, मौका मिले, ऑफर मिले, एकदम से उसे लपक लेना, जंप एट। मोहनवाज, बच्चों ये मैं जानबूझ करके कुछ ऐसे शब्द ला रहा हूँ जो आजकल चल रहे हैं, थोड़ा सा पैटर्न चेंज हो रहा है लेकिन बातें सब वही हैं, तरीका चेंज कर रहा है लेकिन पूछने का। ये आपकी ईडियम की नॉलेज जानना चाहते हैं, और अगर आपने ईडियम पढ़ी होंगी तो आपको पता होना चाहिए कि ओवर हेड एंड ईयर्स होता है, जिसका मतलब होता है बहुत ज़्यादा, पूरी तरह। तो बता रहे हैं कि जो मोहन है वो सुनीता के साथ बहुत ज़्यादा प्यार में है, बहुत ज़्यादा प्यार करता है उसका, इसका मतलब ये होगा है, ठीक है। तो 13 का आंसर चौथा हो जाएगा। बच्चों जो डक्स होती हैं वो बत्तख होती हैं, हाइनाज एक प्रकार का ही जानवर ही है, एप्स लंगूर होते हैं, बीज मधुमक्खियाँ होती हैं। तो इनकी साउंड लिखी हुई है जो ये निकालते हैं,
तो बीज की जो साउंड होती है वो हम होंगी, हम होती हम, भिन भिनाना हमिंग साउंड। एप्स का होता है जिबर खो खो करना, है ना। आज लाफ, अजीब सी बात है लेकिन जब इनका बोलना होता, कुछ बोलते हो तो लाफ इनके शब्द के लिए आता है ये। लेकिन डक्स के लिए आएगा बच्चों क्वैक, क्वैक करना। वही बत्तखों को देखना, वो जो आवाज़ निकालते हैं वो क्वैक करना उस टाइम पे। बच्चों अगर बात आती गॉड बकरी की तो ब्लीट होता, ये आवाज़ें हैं सब। लोयन की बात आएगी तो रोर होगा, और म्यू की बात आएगी तो कैट होगा। आंसर 14 का तीसरा हो जाएगा। फाइंड आउट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। बच्चों एक चीज़ दिखाता हूँ मैं आपको, देखो इक्विप जो शब्द है हमारा, इसका मतलब होता है सुसज्जित करना। जैसे इक्विप क्या होता है सुनो, जैसे बच्चों मान लेते हैं कि मिशन तैयार हुआ कि अंतरिक्ष में जाना है, छोड़ दो, मिशन तैयार हुआ कि लड़ाई लड़ने के लिए जा रहे हैं, तो अब आप अपने लड़ाई के लिए और मिशन पे कहीं जा रहे हैं या लॉन्च कर रहे हैं आप रॉकेट वगैरह कुछ भी, तो उसमें जो आप इक्विपमेंट लगाएंगे, जो भी चीज़ें सुविधाएं आप दोगे उसमें, तो इक्विप कर दिया उसने। तो अगर कोई चीज़ वेल इक्विप्ड है, इसका मतलब ये है उसमें सारी ज़रूरत का सामान था। तो इक्विप मतलब ज़रूरत का सारा सामान रख लेना, प्रोवाइड करवा देना, ठीक। इसी से इक्विपमेंट बनता है। तो ये वर्ब है यहाँ पे इक्विप, ज़रूरत का सारा सामान प्रोवाइड करवाना, सब चीज़ें मौजूद होना। अब बच्चों इसकी सेकंड फॉर्म होती तो ईडी बनता है, डबल पी हो जाता है, ठीक। ये सही है, ये गलत थी। अगर इसका आप आईएनजी फॉर्म बनाएंगे तो बच्चों इसमें भी इक्विपिंग डबल पी हो जाएगा, ये गलत था, ये सही है। सफरिंग की बात करूंगा मैं, तो सफरिंग में तो आपको पता ही है SUFFERING, सफरिंग ये होता है, ये गलत था। और इक्विपमेंट ध्यान रखें, इक्विपमेंट में जब मेंट होता तो सिंगल पी आता। 15 का आंसर चौथा है, उपकरण। अब आते हैं क्वाड। बच्चों देखो मोनो भी हो गया एक, बाई भी हो गया 2, ट्राई भी हो गया 3, क्वाड का भी लाएं, क्वाड 4 को दिखाता है, तो आता है हैविंग 4 फीट। बच्चों ये जो 4 फीट का मामला, ये चौपाया जिनके 4 पैर होते हैं, भैंस क्वाड्रप्ड, गाय क्वाड्रप्ड, शेर क्वाड्रप्ड, लेकिन पक्षी इंसान बाइपेड, बाइपेड इनके 2 पैर होते हैं, ठीक है। और जिससे ही मैं वीडियो बना रहा हूँ ये होता है ट्राइपॉड, ये तिपाया होता है, 3 होते हैं इसके। तो जिनके 4 पैर होते हैं वो क्वाड्रप्ड। बच्चों ऐसे कोई आकृति जिसकी 4 भुजाएं 4 कोण हो, क्वाड्रेंगल होता है। लेकिन एक चीज का आप ध्यान रखें, देखो अगर चारों भुजाएं बराबर है तो ये तो स्क्वायर होगा, ठीक है, ध्यान रखना, ये क्वाड्रेंगल नहीं है। चारों भुजाएं बराबर हो गई तो वो स्क्वायर हो गया। और बच्चों अगर मान लो कि आमने सामने की भुजाएं बराबर है तो ये रेक्टेंगल हो गया, ये हो गया आयत। लेकिन बच्चों अगर ऐसा है मान लो कि, और जो है ऐसा हो गया, अब इसकी देखो भुजाएं बराबर नहीं है, आमने सामने की भी नहीं है, ये जो है ये क्वाड्रेंगल है, ठीक है, इसे बोलते हैं। अब आते हैं हम क्वाड्रेनियल। तो मैंने आपको भी पीछे बताया था बाई एनियल 2 साल में एक बार, ट्राई एनियल 3 साल में एक बार, क्वाड्रेनियल 4 साल में एक बार। अभी मैंने पीछे बताया था आपको ट्रिपलेट, पता उसका मतलब क्या था, 3 बच्चे एक साथ पैदा हुए उनमें से एक, 4 बच्चे एक साथ पैदा हुए उनमें से एक, तो आंसर क्या बनेगा क्वाड्रुप्लेट। ये जो प्लेट है ना ये बच्चों को दिखाता है एक साथ जन्मे, तो ये 4 वाला है, 4 में से एक बच्चा जो होगा वो क्वाड्रुप्लेट होगा। फिर आते हैं क्वाड्रेंट, ये होता है एक क्वार्टर ऑफ ए सर्किल। मतलब अगर मान लेते हैं कि एक सर्किल है तो इसके 4 हिस्से करें आप, जैसे मान लो ये करा हमने, तो इसका तो ये वाला हिस्सा है, ये जो पूरा आ जाएगा इतना, ये चौथा हिस्सा हो, ये क्वाड्रेंट कहलाता है, ठीक। बाकी बातें कर लूंगी आपसे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, सी यू टुमारो।